बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान और शख्सियत को हमने अपने GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है और कहते हैं कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जहाँ खुराक और खून की ज़रूरत होती है वहाँ अच्छे मशवरे की भी ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में जब आप किसी चीज़ की डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको उन लोगों का साथ चाहिए होता है जो आपको साइकोलॉजिकली भी डील करें, आपको बताएं कि आपकी एनर्जी यहाँ पर बूस्ट करेगी, आपकी एनर्जी इस वजह से डाउन है। तो आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिस मेहमान को बुला रखा है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर फतीहा चौधरी। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज GNN के पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे दावत दी। अच्छा, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहला बुनियादी सवाल यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर हम सोशल मीडिया का देखें, स्क्रॉल करें तो हर लोगों ने ज़्यादातर अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है। जब आप उनकी प्रोफाइल में जाते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिखा होता है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन है, ये क्या करता है और आपने डॉक्टर क्यों लिखा हुआ है अपने नाम के साथ? बेसिकली हम लोग तो थेरेपिस्ट है, मैंने तो अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा, मतलब मिस फतीहा अशरफ है। अच्छा। और थेरेपिस्ट हूँ। इसमें यही है कि आपके रवैयों को बेहतर किया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अद्वियात के साथ साथ जो है वो रवैयों की थेरेपी की जाती है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसमें आ जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग्स के बहुत से रवैये जिनको जो है वो ठीक करते हैं। अच्छा, ये बुनियादी काम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ये होते हैं कि वो रवैयों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हम सोसाइटी का विजिट कर रहे हैं, नज़र को दौड़ाएं, तो रवैया और बिहेवियर ही इस वक्त इतना ख़राब हो चुका है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो जब आप फोकस नहीं होंगे तो आप वो काम बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। फोकस होने के लिए रवैये का बेहतर होना, माहौल का अच्छा होना, साजगार माहौल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नहीं समझती कि सोसाइटी जिस कायोस में है, इसकी एक तो बताएं वजह क्या है और इसका हल क्या है? अगर सोसाइटी में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे नेगेटिव रवैये बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव रवैये क्यों है? सोचों की वजह से। जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। और आपकी अगर इर्द गिर्द इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट भी आजकल ऐसा ही है कि हर तरफ जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा है। लोग ज़्यादातर नेगेटिव देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी क्या दिखाया जाता है? ज़्यादातर नेगेटिव। और हर कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी को दूसरे के साथ कंपेयर बहुत करता है। जब कंपेरिजन आ जाता है वहीं से आपके मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी को कभी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो और नेगेटिव चीज़ों और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। अब टॉक्सिक की पहचान क्या होगी कि मेरे साथ जो मेरे साथ चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वॉक पे जा रहा है, जिम जा रहा है, वो टॉक्सिक नहीं है? ये कैसे, इसका तायुन कैसे होगा कि ये बंदा टॉक्सिक नहीं है? आपको एक मिनट में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको बात बात पे टोकना, बिला वजह आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज करना। लग रहा मैंने काम तो सवाल करना है, मैं भी टॉक्सिक की कैटेगरी में तो नहीं आ गया? आप तो पॉजिटिव वे में ना, एक नेगेटिव वे में आपको ट्रॉमेटाइज करना मेंटली तौर पर। बात बात पे कहना कि तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम गलत हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे। कोई काम अच्छा भी किया तो उसमें भी जानबूझ के उस बंदे को प्रेशराइज करना, ये सबसे बड़ी उस बंदे की निशानी है। ऐसे लोगों से दूर है जो आपको नेगेटिव हर वक्त करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि तुम ठीक नहीं हो सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, इससे रुक जाओ। नहीं का वर्ड जो है वो नेक्स्ट पर्सन के लिए नुकसानदेह। तो वो तो अगर आज के दौर में हम अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को निकालें तो मेरा ख्याल है कुछ ही लोग बचेंगे। ऐसे ही है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। और अगर मुआशरे की बात करें तो 90% लोग तो वैसे ही ज़हनी तौर पर बीमार हैं। नहीं, मुआशरा तो ये बता रहा है ना, देखिए मुआशरा सिर्फ चमक दिखा रहा है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपने मेरे ज़हन को भी थोड़ा सा खोल दिया कि मैं सवाल अच्छा करूं। देखिए, मुआशरा आपको चमक दिखा रहा है, उस चमक के पीछे जो एक जिंदगी और एक स्टोरी है वो नहीं दिखा रहा। अब एक बंदा अगर कामयाब हो चुका है तो ज़रूर ठीक है, आप अपने अहदाफ को मुकर्रर करें, तायुन करें, गोल्स बनाएं कि मैंने भी ऐसा बनना है, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है। अब आप कहते हैं कि मैंने ऐसा बनना है और आपको उसकी स्टोरी का नहीं पता। ठीक है कि वो पीछे उसकी एक स्ट्रगल रही है, वो वहां तक पहुंचा है। फिर आप नेगेटिविटी
ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती है और खुदा ना खास्ता लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर बात करें पाकिस्तानी सोसाइटी की, तो पाकिस्तान की सोसाइटी में हम बेशतर लोग ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट ढूंढते हैं। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको स्टेयर चढ़ के ही जाना पड़ता है, लिफ्ट से नहीं जाना पड़ता कि आप एक रात में ही चल जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग क्या देखते हैं कि अगर उसने इतना कमा लिया तो मैं भी वो करूँ। उसके पीछे बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है? तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं कि जो सेब है सामने से गोल्डन है, लेकिन पीछे से तो देखो उसने कितनी मेहनत, कितनी एफर्ट की है। लोग ये चीज़ें नहीं देखते। अगर देखना ही है तो उसके बिहाइंड द सीन भी देखें। अच्छा फतिया साहिबा, शादी जिंदगी का एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है। हमारे यहाँ जब हम फल लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हम उस पर बड़ा फोकस रखते हैं, ये साफ सुथरी है, पैसे देने होते हैं ना, ऐसे ही है। लेकिन सम टाइम ऐसा देखने में आया है कि जब हम शादी के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, जैसे आपने अभी बात की कि सेब लाल है, ऐसा खूबसूरती को फोकस रखा जाता है। हाँ। तो अब शादी होती है और उसके बाद डिवोर्स रेशोज आप देखें इस वक्त कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कितनी सेपरेशन के केसेस हैं, और वो पहले साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब ये शादी आप नहीं समझती कि ये सिर्फ एक सोशल प्रेशर है और अब जिंदगी में इसकी कोई जरूरत नहीं रही? अगर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, अगर मैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमने रिश्ता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेयार किस चीज़ को रख लिया है? पैसे को। अगर सामने वाले के पास पैसा है तो रिश्ता कर लो। वो तो सभी ऐसे करते हैं, आप भी ऐसे करेंगी, मैं भी ऐसा करूँगा। मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, आप ऐसे नहीं करेंगे? हाँ, सब 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं, सबको एक कैटेगरी में हम नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली यही सोसाइटी करती है। नहीं, लेकिन होता है ऐसा भी है ना कि 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। हाँ, लेकिन सबकी सोच भी एक जैसी नहीं होती। वो कहते हैं उंगलियां चाहे 5 चलो ना हो, 4 हो, लेकिन सबसे बड़ी वाली हो जाए, जो ये दरमियान वाली होती है। तो वो उस टारगेट को रखते हुए फिर वो कहते हैं पैसा भी हो, फेम भी हो, केयरिंग भी हो, वो ना उन्होंने अपनी एक सीवी घर में बना रखी है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो दोनों कोर्स गए होते हैं। हाँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे की बेस पे रिश्ता तय किया तो पैसा तो मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब बहुत से क्लिनिक में केसेस आते हैं वो इन्हीं चीज़ों के आते हैं कि पैसा दे के रिश्ता कर लिया था, अब पैसा तो है लेकिन केयरिंग नहीं है, टाइम नहीं दे रहा, तो फिर बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें ना, जो चीज़ आपने देखी थी। इसी तरह रिश्ता तय करते वक्त आप जो चीज़ देखते अगर वो मिल रही है, बाकी चीज़ों पे फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, ये सास बहू के झगड़े एक रूटीन बनी हुई है और कुछ वीडियोस भी आती हैं जो बड़ा अफसोसनाक है, ये तशवीशनाक पहलू है अगर इसको देखे जाए। तो आप क्या समझती हैं, चूँकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मेरा हर सवाल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस सास बहू के झगड़े में मर्द या मुआशरा ऐसा उनको मजबूर कर रहा है कि वो झगड़े हो रहे हैं, इसमें गलती मर्द की है कि मुआशरे की है? आजकल तो वैसे सास बहू कितने झगड़े नहीं रहे, क्योंकि जॉइंट फैमिली का सिस्टम नहीं रहा। जैसे पहले दिखाया जाता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब मिल के रहते थे, आजकल नहीं है। शादी के 1-2 माह रहे, उसके बाद या चंद हफ्ते रहे, उसके बाद अलग हो गए। आजकल नहीं है। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में, कल्चर्स में इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था कि सास बहू किस तरह झगड़ा कर रही हैं, उनके दरमियान कौन से क्लैशेस है। इन सब में मैनेज किसने करना है? मर्द ने, कि एक हस्बैंड ने ही साथ लेके चलना है, उसी ने जो है वो अपनी मदर को भी मैनेज करना, अपनी वाइफ को भी। वो जॉब से आता है तो एक तरफ वालदा है और एक तरफ बीवी है, वो दरमियान में फंस जाता है। हाँ, तो उसी को मैनेज उसी ने करना है, दोनों फिर तरफ आप मैनेज करते हैं, लेकिन उसके फिर ढेरों फीस देनी पड़ती है उनको, तो फिर वो आप उनको मैनेजोथेरेपी करते हैं। लेकिन ये है आपका जो इशारा जिस तरफ है कि जब आप टेम्परेरी सक्सेस को या टेम्परेरी फेम को फॉलो करेंगे तो वो तो टेम्परेरी है, उसने तो खत्म हो जाना। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, चूंकि आप स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं तो इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो स्पीच डिले है, आज क्या पैदा होने वाला बच्चा और वो ठीक से बोल नहीं पाता, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? आजकल के बच्चे जो है वो डिले स्पीच बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर इसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले आती है हेयरिंग इशू। अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। सबसे पहले बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट करवाई जाती है कि अगर बच्चे का हेयरिंग लेवल ठीक है तो इट्स मीन उसकी स्पीच भी डेवलप हो सकती है। फिर अगर डिले स्पीच की बात करें तो हमारा इन्वायरमेंट, मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में ये इशू आ रहा है। आजकल आपने देखा ही होगा कि बच्चों का मोबाइल फ़ोन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डिले स्पीच में आ रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों से बातचीत करने वाले लोग ज़्यादा थे, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। मदर और फादर अगर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बच्चा डिले स्पीच में चले जाता है। इसीलिए यही कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें।
दें। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसको 1 मिनट के लिए भी ना दें। उसको आधे मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी दे रहे हैं तो आपको नेक्स्ट 4 साल के लिए थेरेपी सेशन लेने पड़ेंगे उसके। अच्छा, ये इतना संजीदा इशू इतना ज़्यादा संजीदा इशू है और ये बढ़ भी रहा है। और ये किन में ज़्यादा हो रहा है? जो बेबी बॉयज़ हैं। अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेबी बॉय है तो उसमें डिले स्पीच के इश्यूज ज़्यादा हैं। अच्छा, ये फतिया साहिबा, ये स्पीच डिले में और लैंग्वेज डिसऑर्डर में इसमें क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है? अगर स्पीच डिले की बात करें उसमें ये आता है कि बच्चे की स्पीच ही डेवलप नहीं हुई होती, उसे पता ही नहीं होता कि क्या वर्ड्स बोलने हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक वजह जो आती है वो है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि बच्चे से किसी ने बात ही नहीं की होती, कि बच्चा अब उसको इर्द गिर्द की चीज़ों का नहीं पता होता कि इर्द गिर्द चीज़ें क्या हैं, वो किस तरह बोले। अगर लैंग्वेज पे बात करें तो लैंग्वेज में 2 तरह की लैंग्वेज आ जाती है, रिस्पेक्टिव और एक्सप्रेसिव। रिस्पेक्टिव में ये होता है कि बच्चा अपने आप को बयान नहीं कर सकता कि मैं अपने वर्ड्स को कैसे बयान करूँ। और एक्सप्रेसिव में होता है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह अंडरस्टैंड करूँ, समझ ही नहीं आता। इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कि आप इंग्लिश में बात करें, उर्दू में बात करें। बच्चे के माइंड सेंस ही इस नहीं होते कि वो आपको अंडरस्टैंड कर सके या अपनी बात को कन्वे कर सके। आप कह रहे हैं कि वो उस मयार को पहुंचता नहीं है कि वो अपना मैसेज आप माँ तक बाप को कन्वे करते हैं। जी, तो ये जी। तो बड़ी डेंजरस चीज़ है, हाँ, खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चों में तोतले होते हैं और वो वक्ती तौर पे तो बहुत क्यूट लग रहे होते हैं और हम उसको क्यूटनेस का नाम देते हैं, जबकि मैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उसका माइंड मेकअप कर रहे हैं कि तुम जैसे हो ठीक है। इस तोतलेपन का कोई इलाज मुमकिन है? अगर तोतलेपन की बात करें तो वाकई ही तोतलेपन का इलाज मुमकिन है। जिन बच्चों में डिले स्पीच के इश्यूज होते हैं उनमें ही तोतलापन होता है। तो ये इसकी थेरेपी होगी या उसमें सब्र करना होगा कि वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम वो करे? अच्छा, इसकी थेरेपी? हाँ, थेरेपी करवाई जाती है हमारी सोसाइटी में। मतलब इस मुआशरे में एक चीज़ बहुत कॉमन है, लोग इलाज के लिए नहीं आते, ट्रीटमेंट का उनको पता ही नहीं है, इंतज़ार करते हैं कि इसके चाचू ले आते हैं कि अब भारी सी फीसें होती हैं तो फिर जाहिर है हर बंदा तो वहाँ नहीं पहुँचता। लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ ना, अब देखें, अब डिजिटल एरा में अगर हम जा रहे हैं तो आसानियां भी बहुत हो गई। बिल्कुल। अब आप लोगों को अप्रोच करना भी बहुत आसान काम होता है। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप नंबर्स होते हैं, व्हाट्सएप अवेलेबल होता है, गैजेट्स हमारे पास हैं। तो इन चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज भी लोगों की एक ऐसी तादाद है जो हर चीज़ को नॉर्मल रखते हैं, कहते हैं नॉर्मल है। तो आप नहीं समझते कि उनको भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि वो भी वहाँ पर जाएं कि हर चीज़ को लाइटर नोट पर नहीं लिया जा सकता। उनके नज़दीक ना यही होता है कि अगर इसके फैमिली में ये इशू था, जैसे कि आपको डिले स्पीच की एग्जांपल देती हूँ कि अगर इसके चाचू लोग बोले थे 5 साल के बोलेंगे, ये भी 5 साल बाद बोलना स्टार्ट कर देगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप 5 साल तक जो है वेट करें। जब 5 साल के बाद बच्चा हॉस्पिटल में आता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको एफर्ट करनी पड़ती है। बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द क्या है, और बच्चा स्पेशली एक ऑटिज्म का डिसऑर्डर है उसमें फॉल कर रहा होता है। वो आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रही हूँ। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें ये होता है कि बच्चा कम्युनिकेशन नहीं करता, सोशल नहीं होता, किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं करता। स्पेक्ट्रम कलेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर, मल्टीपल इश्यूज होते हैं बच्चे की पर्सनालिटी में। रिपीटेटिव बिहेवियर भी उसमें आ जाता है, फॉल वो ADHD में आता है। अच्छा। इसमें ये होता है कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता और उसको पता ही नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द क्या है। इंटरेस्ट है उसके, वो इंटरेस्ट भी मैं कहीं रिसर्च पढ़ रहा था। अच्छा, ये भी उसी में आता है जी। और सेंसरी इशू भी होता है, सूंघ नहीं पाता, उसको चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता। इसमें आ जाता है कि अगर रूटीन चेंज कर दी जाए, रूम की रूटीन चेंज कर दी जाए या किसी वजह से उसके क्लासरूम या कुछ भी चेंज कर दी जाए तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिद में आ जाता, वो सेम रूटीन में रहना पसंद करता है। अच्छा, ये जो थेरेपी आप लोग करते हैं, ये थेरेपी एक स्पीच थेरेपिस्ट का बेसिकली क्या काम होता है? हमारे यहाँ स्टैमरिंग की बड़ा प्रॉब्लम रहती है। आप अगर एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, किसी को भी देखें तो वो जब बात करते हैं तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर स्टैमरिंग प्रॉब्लम में रहा है। तो इसका मतलब यही है कि बस आप ज़्यादा बोलें कि इसकी कोई मेडिकेशन भी होती है, कोई इसका टाइम फ्रेम होता है कि ये आपका टेस्ट होगा, इस टाइम फ्रेम में आपने ये प्रैक्टिस करनी है। टंग ट्विस्टर्स होते हैं हमारे यहाँ। आप बताइए क्योंकि आप तो अगर स्टैमरिंग पे बात करें तो स्टैमरिंग वाकई ही मतलब उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे पहले ये आ जाता है कि स्टैमरिंग
में देखा जाता है कि किस लेवल की है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। अगर तो माइल्ड लेवल की है फिर तो उसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर मॉडरेट टू स्वेयर लेवल की है फिर वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजेबल है। मैनेजेबल किस तरह है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ, हम एक इंडिया के एक्टर थे ऋतिक रोशन, वो स्वेयर स्टैमरिंग में थे, लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ऐसे किया कि उनके देखने से, उनकी मूवीज़, उनके डायलॉग्स कि लगता ही नहीं है कि वो मतलब उनको कोई इस तरह का इशू था, इतनी मतलब वो बात करते हैं। और इसी तरह अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तब ये चीज़ें जो है वो मैनेजेबल होती हैं। क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आता है काफ़ी टाइम से, कभी कभार वो थेरेपी लेने के हाल आ जाते, तो वो न्यूरो के पेशेंट हैं और उनको स्वेयर स्टैमरिंग है। तो मुझे कहते हैं मुझे क्या ज़रूरत है, वैसे मेरा DHF A6 में घर है, मैं 18 स्केल पे जॉब करता हूँ। तो मैंने कहा आप इस बात को फिर एक्सेप्ट कर लेना कि आप एक्सेप्ट कर लें कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ मुझ में कोई ना कोई कमी है और मैंने ट्रीटमेंट करवाना है। इस चीज़ की कोई भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के ज़रिए ही इलाज किया जाता है। इसकी थेरेपी क्या होती है? अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर मुझे स्टैमरिंग का इशू है तो व्हाट वुड यू गिव इट टू मी? आई हैव टू गो विद द टंग ट्विस्टर्स और कोई और प्रैक्टिस है, अखबार ऊंचा पढ़ना या कोई किताब ऊंची पढ़ना, इसके क्या तरीक़ेकार? या शीशे के सामने खड़े हो जाना? शीशे के सामने खड़े हो गए तो वैसे कुछ भी नहीं होता। मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे ये समझ आई कि कॉन्फिडेंस बिल्ड जब तक आप अंदर, जिस तरह आपने अभी बात की है कि आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे दैट यू हैव दैट कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, तो आप उस चीज़ को कामयाब नहीं हो सकते उस चीज़ में। बिल्कुल। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की। फिर अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पे बात करें तो इसके ट्रीटमेंट प्लान में यही चीज़ आ जाती है कि इको डिवाइस है, उस डिवाइस के ज़रिए जो है वो आपकी स्टैमरिंग को विद इन अ टाइम जो है वो रिकवर किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी सबसे पहले आ जाती है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल में अब हर पर्सन का लाइफस्टाइल एज के लिहाज से डिफरेंट है। अगर कोई बच्चा है उसका डिफरेंट बनेगा, अगर कोई एडल्ट है तो उसका डिफरेंट बनेगा, अगर कोई फालिज का मरीज़ है तो उसका डिफरेंट। कि मतलब एक थेरेपी को हम कभी भी दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह नहीं है कि पैनाडोल की एक टैबलेट है, बुखार है, सबको दे दी, ऐसा नहीं है। ये सबका डिफरेंट होता है कि अगर एक माइल्ड है तो दूसरे की थेरेपी डिफरेंट बनेगी। और ये जो हमारे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ताल्लुकात होते हैं और उसमें आप क्या समझती हैं कि ये हकीकत में कामयाब हो सकते हैं या ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे पहला जो गैप आता है वो कम्युनिकेशन गैप। कि कम्युनिकेशन गैप उस तरह नहीं होता जिस तरह आप फेस टू फेस कर सकते हैं। इसीलिए इसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे आप दूसरे बंदे को क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल हो। कम्युनिकेशन करें लेकिन बेसिक चीज़ों तक। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्यों, कोई इस तरह की बात ना करें, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो आप नेक्स्ट पर्सन को नहीं मतलब बता सकते कि वो बात किस तरह थी और किस तरह नहीं थी। अब एक क्लाइंट आती है, उनके साथ भी इस तरह का इशू था कि लाइक उनके हस्बैंड जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे और ख़ुद वो लाहौर में थी। तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे कम्युनिकेशन गैप इतना आ गया कि उनकी बात जो है वो डिवोर्स तक पहुँच गई। इसीलिए हमेशा जो है वो बात करें लेकिन बेसिक लेवल तक। कोई ऐसा क्यों, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो। ये हर रिश्ते में यही चीज़ अप्लाई होगी। वो दोस्ती का रिश्ता है, वो मोहब्बत का रिश्ता है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। और जो कम्युनिकेशन है बकौल आपके वो एक ख़ास हद तक रहेगी ताकि आप किसी को कोई ख्वाब ना दिखाएं, किसी के एहसास और जज्बात के साथ ना खेला जाए। डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप के लेवल पे कि किस लेवल रिलेशनशिप के लेवल उनके। अच्छा, उन लोगों के। अच्छा, क्योंकि आपने मेरी तरफ इशारा किया है तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे थेरेपी की कोई ज़रूरत पड़ गई है। डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप का लेवल किस तरह का है, कि आप उनके कितने क्लोज है और कितनी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है। आप ये समझती फतिया साहिबा कि बच्चों के आजकल जो सुनने और बोलने के मसाइल हैं, इसकी एक वजह मोबाइल फ़ोन तो है जैसा आपने बताया है। इसकी एक वजह पेरेंट्स की निगलेक्शन के वो निगलेक्ट करते हैं बच्चों को, उनकी गफलत भी है। हाँ बिल्कुल। अब अक्सर मदर्स जब आती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन क्यों देती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारा अपना पर्सनल टाइम भी है। बच्चों को सिर्फ पैदा तो नहीं करना, उनकी परवरिश भी करनी है, उनकी तरबियत भी करनी है। कहा जाता है कि आप वर्किंग वूमेन है, नहीं वर्किंग वूमेन भी नहीं है, फिर भी बच्चे जो है वो दिन के 8 से 10 घंटे मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं।
इसकी वजह से क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उनके स्पीच के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। क्यों? हमारी अपनी पर्सनल स्पेस है, हमें अपना काम करना होता है, हम बच्चों के साथ जो है वो अटैच नहीं रह सकते। ये बात गलत है। एक और वजह भी है ना कि बच्चे को एक मोबाइल फ़ोन दे दिया, खुद दूसरे मोबाइल पे ड्रामा लगा लिया। जब तक आप खुद मोबाइल नहीं कम करेंगे, बच्चे कैसे कम करेंगे? सबसे पहले मदर ने अपना मोबाइल बंद करना है ताकि बच्चे मोबाइल ना देखें। तो अपना मोबाइल बंद करना आज के दौर में मुश्किल है, ज़रूरत भी है। हम इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर ये कहा जाता है कि बच्चों के सामने इस्तेमाल ना करें। मैं उन्हें कहती हूँ कि करें, लेकिन बच्चों के सामने इस्तेमाल ना करें। अगर आप बच्चों के सामने यूज़ करेंगे तो बच्चा तो लेगा, उसको तो पता नहीं है, वो तो मांगेगा कि मुझे भी दो। और अगर आप कंपेयर करें बाहर की दुनिया से इन मामलात को, कि एक साबिक सदर रहे हैं अमेरिका के, बराक ओबामा, तो उनके बच्चों के पास वो इंटरनेट नहीं था। कह रहे हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, वो एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था कि वो उनको इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ये उस वक्त बात है सदर अमेरिका की, बराक ओबामा के बच्चों के। ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में ये मेंटल हेल्थ के मसाइल सिर्फ एक मजाक है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ जिस तरह सवाल तो नहीं है ये, मुझे लगता है कि ये रेलिवेंट सवाल है। जिस तरह एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है कि 18 साल के बाद ही सब गाड़ी चला सकते हैं, इसी तरह बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने का भी एक लाइसेंस होना चाहिए कि बच्चों की एज जो है वो 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, उसके बाद मिलना चाहिए। और बाकी ये ऐप्स यूज़ करने का भी एक होना चाहिए कि अगर जितनी भी ऐप्स हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये बच्चों ने इतनी एज के बाद ही इस्तेमाल करनी है ताकि बच्चों की नेगेटिव जो है वो अब जो बच्चे आपको सुनेंगे ना वो कमेंट्स भी करेंगे इस बात पे, उसके लिए भी आपने तैयार रहना। आते हैं क्लिनिक पे, जब कहती हूँ बच्चों को फ़ोन नहीं देना, बच्चों को ये नहीं करना, तो बच्चे ऐसे गुस्से में देख रहे होते हैं, हमने नहीं आना, हमने नहीं करना। फतिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज पॉडकास्ट में आई और आपने बहुत सी कीमती बातें की और आपने बताया कि एक स्पीच थेरेपिस्ट का क्या काम होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सी ऐसी टेक्निक है कि आप अपने स्टैमरिंग पे काबू पा सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है कि आपकी हेयरिंग प्रॉब्लम और बोलना और तोतलापन ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप ख़ुद को एक्सेप्ट करें और इलाज के लिए वहाँ पर जाएं। कोई आखिरी पैगाम देना चाहें देखने और सुनने वालों को, जो आप समझती हैं कि ये पैगाम यूथ को, पाकिस्तान के लोगों को देना बहुत ज़रूरी है? मैं एट द एंड यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेशक स्पीच का इशू हो या मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू हो, ये एक काबिल इलाज है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता आज की, और अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। हालांकि बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलती हैं, वीडियोस हैं, हम खुद भी ये पॉडकास्ट जो है एक अवेयरनेस सेशन के लिए ही कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ का ट्रीटमेंट है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आज बेशुमार जो है फ्री हेल्पलाइंस मौजूद हैं, तो उस पर जो है वो हेल्प लाजमी लें। डॉक्टर साहिबा, फतिहा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मशवरे दिए लोगों को और जिनको उनकी ज़रूरत थी, और आपने बताया है कि बच्चों के मसाइल को अगर हम अभी संजीदा नहीं लेंगे तो फिर आने वाले दिनों में ये मसाइल और बढ़ सकते हैं। और बच्चों को बताया, वालिदैन को आपने बताया कि उनको मोबाइल फ़ोन पर उनके पाबंदी लगानी चाहिए, एक जब उस स्पेसिफिक एज को क्रॉस करें, उस एज ब्रैकेट में आ जाएं कि जहां उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ हो, तो ज़रूर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। और मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव में, एजुकेशन के पर्पस से इस्तेमाल करें, जो आपको आने वाले दिनों में कामयाब भी कर सके। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।